Astos, and today we will talk about class 12th integration chapter 7 exercise 7.1। तो बेटा क्लास 12 की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैथ फर्स्ट पेपर की जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आपको वहाँ से मिल जाएगी। और बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं मैं धीरे धीरे आपको अवेलेबल करा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो क्लास 12 की लाई थी, एक महीने बाद मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। लेकिन अब यहाँ से आपका जो चैप्टर आगे चलेगा वो सारे के सारे आपके चैप्टर वाइज ही रहेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन के बाद जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगा वो क्लास 12 की ही होंगी, ठीक है। ये मैं इस वीडियो में थोड़ा सा आपका टाइम लेकर बताना चाहता हूँ। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए अपनी एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो बेटा आज आपका टॉपिक होगा क्लास 12 का, जो कि एक्सरसाइज 7.1 स्टार्टअप है आपका। उसमें आपको हमें बताना है कि इंटीग्रेशन होता क्या है। तो इंटीग्रेशन के बारे में बात करने के पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि इंटीग्रेशन बना कैसे है, ठीक है। इंटीग्रेशन जो कि हमारे मैथमेटिशियन एनसीईआरटी में मैं नाम नहीं लूँगा, आपको मिल जाएंगे। जो चीज़ें आपकी बुक में है वो मैं नहीं बताना चाहूँगा, ठीक है, बिकॉज इससे मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो बेटा मैं इसमें सीधा आपको ये बताना चाहूँगा कि इंटीग्रल एक प्रोसेस है, ठीक है। इंटीग्रेशन इज ए प्रोसेस। ये जो आपका इंटीग्रेशन जिसे कहते हैं इंटीग्रेट हम करते हैं, तो इंटीग्रेशन आपका बेटा क्या है, ये केवल आपका एक प्रोसेस होता है। और ये प्रोसेस आपका किस पे डिपेंड करता है, ये प्रोसेस आपका डिपेंड करता है डेरिवेटिव पे, ठीक है। आपका डेरिवेटिव होता है, आप जानते हैं, ठीक है। तो डेरिवेटिव जो होता है, डेरिवेटिव इज ए यूनिवर्स प्रोसेस। डेरिवेटिव इज ए यूनिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेट, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि डेरिवेटिव जो होता है वो इंटीग्रेट का इनवर्स प्रोसेस होता है। जैसे एग्जांपल दैट आप इसको कैसे समझेंगे, हमें पता है कि किसी भी फंक्शन का जो हम इंटीग्रेट करते हैं वो आपका जो हमें प्राप्त होता है, जो हमें मिलता है, वो एफ जो यहाँ पे वेरिएबल होता है, ठीक है। उसके साथ आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, ठीक। इस चीज़ को आप तो इंटीग्रेशन में पढ़ते हैं, ठीक। बट हम कहें कि अगर इससे क्या रिलेशन है, तो इसके लिए हम डिफाइन करना चाहेंगे। जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री में साइन एक्स का आप डेरिवेटिव पढ़े हैं, इसका आप पढ़े होंगे कॉस एक्स होता है, ठीक है। तो कॉस एक्स का अगर हम कहें कि ये इसका इनवर्स इंटीग्रेट है, तो क्या आप मानेंगे? मान सकते हैं। कैसे मानेंगे? इस d को हम इस तरफ ले जाएंगे, तो ये जो आपका है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, डी डी एक्स पढ़ते हैं, इसे आप d बाई डी एक्स बोलते हैं, लेकिन ये सही नहीं है, आप इसको डी डी एक्स पढ़ेंगे, ठीक है। डी डी एक्स साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, नॉट डी बाई डी एक्स, ठीक है। गलती से हम भी कभी कभार पढ़ देते हैं, तो ध्यान दिए रहिएगा। डी डी एक्स साइन एक्स आपका होता है कॉस एक्स, तो अगर हम d को इस तरफ ले जाएंगे तो आपका होता है ये इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स, और ये dx जब जाएगा तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से अब ये दोनों तो ट्रांसफर हो गए, तो ये दोनों यहाँ से हम करते हैं रफ, तो हो गया इंटीग्रल ऑफ cos x dx इक्वल्स टू sin x। देन यू कैन से दैट द डेरिवेटिव इज द यूनिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेट, ठीक है। क्लियर? यहाँ से आपको एग्जाम्पल मैंने दे दिया कि किस तरीके से ये होता है। अब बात करते हैं कि इंटीग्रल में ये फंक्शन क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसकी कंडीशंस क्या क्या है। तो बेटा जो आपका ये होता है फंक्शन एफ एक्स डी एक्स, यहाँ पर ये जो आपका एफ एक्स होता है ये आपका इंटीग्रैंड होता है। ये क्या होता है आपका इंटीग्रैंड, क्या होता है इंटीग्रैंड होता है, ठीक। इंटीग्रैंड क्या है? इंटीग्रैंड एक आपकी प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव। क्या बोलते हैं बेटा? प्रिमिटिव बोलते हैं। केवल जाने रहिएगा, ये आपके नॉलेज के लिए जरूरी है, बेसिक नॉलेज के लिए जरूरी है बस, ठीक है। या इसे आप बोल सकते हैं एंटी डेरिवेटिव। क्या बोल सकते हैं? एंटी डेरिवेटिव। केवल मैं 5 से 7 मिनट लूँगा आपका इंट्रो में, केवल और केवल 5 to 7 मिनट्स, ठीक है। तो चाहे आप प्रिमिटिव कहें, चाहे आप एंटी डेरिवेटिव कहें, या आप इसे कह दें इंटीग्रैंड, ठीक है। एफ एक्स आपका इंटीग्रैंड होता है, जहाँ पर एक्स क्या होता है, एक्स को आप बोलते हैं इंटीग्रल वेरिएबल, ठीक है। इंटीग्रल या इंटीग्रेट वेरिएबल, ठीक है। इंटीग्रेट वेरिएबल जिसे आप बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ
रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, इसको आप बोलेंगे ये आपका क्या होता है, ये आपका साइन होता है इंटीग्रल का। किसके अकॉर्डिंग ये साइन पड़ा है, आपके मैथमेटिशियन के अकॉर्डिंग। जिन मैथमेटिशियन ने इसके साइन को दिया था उनका लेटर भी एस से स्टार्ट होता है। ओके, इसको आप मैं बताता तो आप भूल जाते, लेकिन आप एनसीईआरटी की बुक में जाकर पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। क्लियर, तो बेसिक आपको यहाँ पे मजबूत करना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपकी समझ में आ रही हैं तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब बेटा हम बात करेंगे क्या इंटीग्रेशन की कोई सेट टेक्निक होती है, तो हम कहेंगे जी हाँ, इंटीग्रेशन जो है वो आपकी सेट टेक्निक पे डिफाइन होता है। जैसे अगर कोई भी आपको फंक्शन दिया गया हो तो उसकी जो एज्यूमिंग वैल्यू होगी, जो हम प्राप्त करेंगे, जो हमें मिलेगी, वो आपकी सम ऑफ होगी, मीन्स वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। जबकि डेरिवेटिव में जस्ट इसका उल्टा होता है। डेरिवेटिव में आपको किसी भी वेरिएबल फंक्शन की वैल्यू कम से कम मिलती है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं मिलती है, लेकिन इंटीग्रल में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलती है। तो ये बात आपको क्लियरली समझना होगा। इंटीग्रेशन जो है वो सेट टेक्निक पर डिफाइन होता है, ये टाइम ऑफ इंटरवल पर डिफाइन नहीं होता है। टाइम ऑफ इंटरवल पर डिफाइन नहीं होता है। फिजिक्स में ग्राफ में ज़्यादा से ज़्यादा आपके इंटीग्रल यूज होते हैं। जो आपके ग्राफिकल क्वेश्चंस होते हैं उसमें किसी भी वैल्यू को, मिनिमम वैल्यू को डिफाइन करने के लिए डेरिवेटिव का यूज़ करते हैं। ये चीज़ आप जानते होंगे क्योंकि आप क्लास 11 के 4 चैप्टर में आपका डेरिवेटिव, उसमें खास करके ज़्यादा ही ज़्यादा आपको डिफरेंशियल फाइंड आउट करने हुए थे किसी भी न्यूमेरिकल के। ठीक है, चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं इंटीग्रेशन के बारे में। ठीक है, इंटीग्रेशन होता क्या है, जैसे अब हम इसको डिफाइन करेंगे वेरिएबल और नॉन वेरिएबल दोनों फंक्शन के साथ। जैसे हमें करना हो बेटा किसी भी फंक्शन का, यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू होगा एक्सरसाइज का। ठीक है, तो ध्यान दिए रहिएगा, यहीं से आपका पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन आपका डिफाइंड होगा। जैसे हम कोई फंक्शन ले रहे हैं 5x टू दी पावर 4, तो जब आप इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते थे तो 5x टू दी पावर 4 में जो आपकी कांस्टेंट वैल्यू होती थी उसको आप बाहर करते थे और देन आप करते थे उस वेरिएबल फंक्शन की क्या, डिफरेंशियल। तो जब इसका हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं x टू दी पावर 4 का, तो आपका फार्मूला होता है d बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर n का, दैट इज इक्वल्स टू एन एक्स टू दी पावर n माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते थे 5 इंटू 4 एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1 एज इट इज 5 4 जा 20 हो जाता था। ठीक है, 5 4 जा 20 एक्स की क्यों, इस तरीके से होता था। लेकिन अगर हम कहें कि आप यहाँ पर x टू दी पावर 5 का डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, ये तो आपका हो गया केवल और केवल डेरिवेटिव इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, बिकॉज ये फार्मूला आपको हमें यूज कराना है। ठीक, तो अगर x टू दी पावर 5 का हमें अगर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो सीधा ये फार्मूला हम राइट करते हैं, तो 5x टू दी पावर 5 माइनस 1 मीन्स 5x टू दी पावर 4 आता, ये वैल्यू आती। और अगर इस वैल्यू को इंटीग्रेशन में डिफाइन करना हो तो हम कैसे करेंगे, इसी को कैसे, इनवर्स प्रोसेस के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने बताया था कि आपका साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स क्या होता है बेटा, माइनस कॉस एक्स होता है। ठीक है, कैसे, क्योंकि ये इनवर्स प्रोसेस होता है। कैसे, जब ये इंटीग्रल इस तरफ जाता है तो इसको देता है डी, और ये आपका डिफाइन होता है डी एक्स, जब इस तरफ जाएगा तो 1 अपॉन डी एक्स हो जाएगा, मीन्स नीचे आ जाएगा और बचता है कॉस एक्स। तो डी बाई डी एक्स कॉस एक्स को जब हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं तो इसका होता है माइनस साइन एक्स। क्या होता है, माइनस साइन एक्स। और जैसे ही हम इस डी को इस तरफ भेजते हैं तो ये इस तरीके से हो जाता है साइन, और ये आ जाता है ये, और ये हो जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई। देन क्या हो जाता है, माइनस आपका ट्रांसफर हो जाता है, देन साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू आपका हो जाता है कॉस एक्स। इस तरह जैसे बेटा हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, क्लियरली आपको यहाँ पे बात समझ लेनी है, ये आपका लास्ट एग्जाम्पल होगा। जैसे हम समझते हैं कि 5x टू दी पावर 4 है। ठीक, तो 5x टू दी पावर ये हमारा क्या है, ये हमारा एग्जाम्पल है कि 5x टू दी पावर 4 हमें क्या करना है, हमें इसका करना है पहले डेरिवेटिव। तो हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा कि हम जब d बाई डी एक्स टू दी पावर 5 का हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 5x टू दी पावर 4 एज इट इज। डायरेक्टली आप समझ सकते हैं, जब इसका करेंगे तो 5 आपका बाहर होगा, तो n x टू दी पावर n माइनस 1, n है आपका यहाँ पर 5, x टू दी पावर n माइनस 1 मीन्स क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स टू दी पावर 5 माइनस 1, दैट इज 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 4। तो 5x टू दी पावर 4 मेरा आ गया। यहाँ पे ये क्या था, ये मैंने डेरिवेटिव फाइंड आउट किया। लेकिन मैं अगर कहूँ कि 5x टू दी पावर 4 का मैं इंटीग्रेशन कर दूँ, यहाँ पे इसका मैं इंटीग्रल फाइंड आउट करता हूँ, तो 5x टू दी पावर 4 dx। ठीक है, एज इट इज मैंने बताया था किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे बेटा 5 जो कि आपका कॉमन फैक्टर है, कोई भी नॉन वेरिएबल फंक्शन आपका अगर होता है इंटीग्रल में तो वो बाहर आ जाता है, ये बाहर आ जाएगा। x टू दी पावर 4 dx आपका बचा।
तो x टू दी पावर 4 dx का किस तरीके से होगा, तो ये आपको फॉर्मूला लर्न कर लेना है कि किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल में वेरिएबल फंक्शन होता है और उसकी पावर अगर n होती है तो उसका इंटीग्रल होता है x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। क्लियर, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर वही चीज़ हम करेंगे, तो x टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स टू दी पावर 5 अपॉन 5। 5 से 5 कैंसिल, वैल्यू आपकी क्या गई बेटा, x टू दी पावर 5। क्लियर, तो यहाँ पर इसका मतलब हमें डिफाइन हो गया कि हमें अगर किसी भी फंक्शन का अगर हमें डेरिवेटिव कर रहे हैं तो उसका आंसर इंटीग्रल में आपको मिलेगा किसके रूप में, क्वेश्चंस के रूप में। जो आपके डेरिवेटिव का क्वेश्चन होगा वो आपका इंटीग्रल का आंसर होगा। जो आपका डेरिवेटिव का आंसर होगा, ये आपका आंसर है डेरिवेटिव का, वो आपका इंटीग्रल में क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर, तो किसी भी छोटे से फंक्शन को अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं कि क्या ये इसका डेरिवेटिव है या क्या ये इसका इंटीग्रेशन होगा इसके बराबर, तो आप उस फंक्शन का पहले डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लीजिए। वो क्वेश्चन में जो आपके डेरिवेटिव में क्वेश्चन होगा उसको आप डेरिवेटिव करने के बाद जो आंसर लाएंगे, अगर आप सोच रहे हैं क्या वो राइट है या रॉन्ग है, इस प्रोसेस को ध्यान से समझ लीजिए कान खोल के कि किसी भी डेरिवेटिव का जो फंक्शन होता है उसको हम जब उसका हम डेरिवेटिव करते हैं तो जो आंसर आता है उसको जज करने के लिए क्या वो आंसर सही है या गलत है, तो हम क्या करते हैं, उसी आंसर को उठा करके इंटीग्रल के फंक्शन में डाल देते हैं और उसी फंक्शन का हम इंटीग्रल डिफाइन करते हैं। तो जो भी इंटीग्रल उसका आता है आंसर में वही आपका होता है डेरिवेटिव का क्वेश्चन। तो अगर ऐसा दोनों सिमिलर हो रहा है तो समझ लीजिए कि क्वेश्चन सही है और आपने उसे सॉल्व भी अच्छे तरीके से किया है, आपका सॉल्यूशन सही है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो चलिए, अगर ये इतना आपके समझ में आ गया हो, इसको आप राइट कर लें। थोड़ा सा हम फॉर्मूला देख लेते हैं 2 मिनट में। ठीक है, बेटा अब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूलाज की। जैसे हमें पता है कि आपका होता है डी बाई डी एक्स साइन एक्स, जो कि आपका क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ठीक है, ये आपकी ट्रिक है लर्न करने की। ठीक है, किस ट्रिक से आप इसे लर्न करेंगे ये मैं आपको बता दे रहा हूँ क्लियरली, इसको आपको ध्यान रखना है। डी बाई डी एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स आपका होता है, ऐसे ही आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, ये आपका क्या है, डेरिवेटिव है, इसको आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्लियरली डी बाई डी एक्स बेटा आपका सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। क्लियर, ऐसे ही आपका यहाँ पे कॉसेक एक्स का होता है, बट साइन कॉस टेन, पहले भी यहाँ पे हम टेन का कर लेते हैं। ठीक है, तो टेन का क्या होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स होता है। ऐसे ही हम कॉसेक एक्स का कर लेते हैं, तो कॉसेक एक्स का आपका होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और ऐसे ही आपका कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये लास्ट है। तो ये आपके इतने फॉर्मूलाज हैं 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक, तो क्लियरली ये 6 फार्मूलाज आपके सामने हैं। साइन एक्स का कॉस एक्स का साइन माइनस साइन एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, एंड कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब इसका जो इनवर्स प्रोसेस होगा, ठीक है, ये क्या होता है बेटा, मैंने बताया था, ध्यान रखना, ये क्या है आपका इनवर्स प्रोसेस होता है। ठीक है, मीन्स उसका जो अपोजिट होगा वही आपका आएगा इसमें। और इनवर्स प्रोसेस आपका क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। मैंने इस चीज़ को भी समझाया था। क्लियर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही चीज़, इस डी को हम इस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, मैंने बताया था इसका इंटीग्रल ऑफ हो जाता है, डिफरेंशियल ऑफ का हो जाता है इंटीग्रल ऑफ, डिफरेंशियल ऑफ का हो जाता है इंटीग्रल ऑफ। डी एक्स आपका होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आपका वेरिएबल फंक्शन के साथ आ जाता है। ठीक, अब आपका क्या बचा है फंक्शन कॉस एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस एक्स। क्लियर, तो अब बचा क्या, अगर हम यहाँ से रफ करें, देखिए डी आपका गया, डी को रफ कर लिया, डी एक्स आपका गया, इसको भी हटा दिया, तो यहाँ पर जब ये बचा तो आपका क्या हुआ, इक्वल साइन एक्स ही तो बचा, तो इसका मतलब इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। क्लियर, समझ लिया। अब चलते हैं इस पे भी वही चीज़ करिए, डी गया आपका डिफरेंशियल ऑफ, जिसका बन गया इंटीग्रल ऑफ। ठीक, अब ये डी एक्स है, क्रॉस मल्टीप्लाई गया इस तरफ, बन गया आपका डी एक्स सामने उसके, अब बचा क्या कॉस एक्स, तो ये कॉस एक्स का नहीं करना, हमें करना है इस तरफ का, तो बचा है क्या, इसका करना है, तो साइन एक्स यहाँ पे है। ठीक, अब क्या बचा, अब ये साइन बचा है,
साइन के साथ ये माइनस आपका साइन बचा है, तो ये माइनस साइन इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और क्या बचा यहाँ पे, डी भी गया, डी एक्स भी गया, तो क्या बचा, केवल और केवल कॉस एक्स बचा। और ये माइनस वाला जो साइन है किस तरफ आ जाएगा, यहाँ से हट के आ जाएगा इस तरफ, तो बच गया आपका माइनस कॉस एक्स। क्लियर, किस तरीके से हुआ, डी हटा, डिफरेंशियल ऑफ का हो गया इंटीग्रल ऑफ, डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई में गया वेरिएबल के साथ, फंक्शन आपका था साइन एक्स। ऐसे ही आपको करना है इसका, तो क्या हो जाएगा, डी आपका जाएगा इस तरफ और ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल ऑफ, डी एक्स भी गया, हो गया आपका साइंस वेरिएबल के साथ। करना किसका है, राइट हैंड साइड का करना है। राइट हैंड साइड आपका है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इसका क्या होगा भाई, डी भी गया, डी एक्स भी गया, तो बचा क्या आपका, दोनों गए तो बचे क्या, केवल और केवल सेक एक्स। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। ऐसे मैं इसका पूछूं तो क्या कहेंगे आप, ये जाएगा इस तरफ तो क्या हो जाएगा आपका, डी बाई डी एक्स टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इंटीग्रल ऑफ, डी चला जाएगा उस तरफ, इंटीग्रल ऑफ बन जाएगा, डी एक्स जाएगा वेरिएबल के सामने, और करना है राइट हैंड साइड, केवल और केवल आपको करना है राइट हैंड साइड का, तो इसका हो जाएगा आपका टेन एक्स। एक चीज़ और आप भूल रहे हैं कि यहाँ पर आपको सी राइट करते चलना है। क्या राइट करते चलना है, सी राइट करते चलना है, ठीक है, सी आपको राइट करते चलना है, ठीक। अब जैसे मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि ये सी जो होता है, इसकी जो वैल्यू, मैं एक चीज़ में भूल गया बच्चों कि सी की वैल्यू में डिफाइन करना था, तो सी की वैल्यू डिफाइन करेंगे। जैसे मैं आपसे बेटा मैं कहता हूँ कि अगर यहाँ पे समझ लेते हैं कि सी की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, ये हेडिंग आपकी अलग से हो जाएगी, सॉरी फॉर दैट, मैंने पिछले में समझाना चाहिए था हमें, लेकिन मैं समझा नहीं पाया, हो सकता है मेरे माइंड से हट गया हो। तो कांस्टेंट वैल्यू, जैसे बेटा हम किसी भी वेरिएबल फंक्शन का जैसे x टू दी पावर 5 का डिफाइन करते हैं तो आता है 5x टू दी पावर 4, ठीक है, क्लियर। तो ऐसे ही अगर मैं कहूँ यहाँ पर डी बाई डी एक्स टू दी पावर 5 प्लस 1 का डिफाइन करूँ, तो आपको पता है कि अगर हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का तो वो होती है 0। इसका मतलब 5x टू दी पावर 4 इसका भी आंसर आपका आया, लेकिन फंक्शन सेम नहीं है। यहाँ पर x टू दी पावर 5 का आया 5x टू दी पावर 4, लेकिन यहाँ पर x टू दी पावर 5 प्लस 1 का आया है 5x की पावर 4। तो फंक्शन सेम नहीं है लेकिन आंसर आपके सेम है, तो अभी मैं बता रहा हूँ क्यों ऐसा होगा, ठीक है। ऐसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ x टू दी पावर 5 प्लस 2 का, तो इसका भी आप समझ सकते हैं कि 2 भी एक कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका भी 0 होगा, ठीक है, 2 का भी 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव आपका 0 होता है, तो यहाँ पर भी आंसर वही आएगा। ऐसे ही अगर हम डिफाइन करना चाहें x टू दी पावर 5 प्लस 3 का, तो इसका भी आप कहेंगे 5x टू दी पावर 4 ही आएगा, ठीक, क्लियर। इसका मतलब ये है कि कांस्टेंट वैल्यू डेरिवेटिव में आपकी कोई भी मायने नहीं रखती है अगर वो नॉन वेरिएबल है, कोई रियल नंबर है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, तो वो आपकी डिफाइन नहीं करती है फंक्शन पर, तो फंक्शन आपका केवल और केवल वेरिएबल के अकॉर्डिंग ही आएगा। क्लियर, तो ये चीज़ आपको डिफाइन रखना है कि देखा है ना कि कहीं भी वेरिएबल फंक्शन आ रहा है उसके साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू आ रही है तो क्या कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशियल हो रहा है, नहीं हो रहा है, मीन्स 0 हो रहा है। तो इसका मतलब कांस्टेंट वैल्यू जो आपकी होती है इंटीग्रल में वो आपकी डिफाइन करती है, बट कांस्टेंट वैल्यू आपके डेरिवेटिव में डिफाइन नहीं करती है। इसीलिए क्या बोला जाता है, दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड द इनडेफिनिट इंटीग्रल। ये आपका क्या होता है, ये आपका पूरा इनडेफिनिट है। डेफिनिट मैंने समझा दिया, ये आपका क्या है, इनडेफिनिट है, समझ में आई बात ना। तो ये डेफिनिट इंटीग्रल आपका नहीं है, ये इनडेफिनिट है, बात को समझ लीजिएगा क्या है ये इनडेफिनिट है। जैसे यहाँ पर आप बात को समझेंगे कि जो डेफिनिट और इनडेफिनिट होता है वो आपको कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, ठीक है बेटा। ये क्या होता है, ये आपके हो गए इंटीग्रेशन। चलिए यहीं पे समझ लेते हैं, ये आपका हो जाता है डेफिनिट, क्या हो जाता है, सॉरी इनडेफिनिट, ठीक है, और ये आपका हो जाता है डेफिनिट, ठीक है, क्लियर। तो हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है इनडेफिनिट, ठीक। तो इनडेफिनिट में बेटा कोई भी फंक्शन हम f(x) लेते हैं तो ये f(x) dx क्या हो गया, इंटीग्रल ऑफ f(x) dx क्या होता है ये, इसमें आपका जो ये f(x) होता है, अभी मैंने बताया था f(x) आपका होता है इंटीग्रैंड, क्या होता है, ये आपका इंटीग्रैंड होता है। और डेफिनिट में आप ये आपका होता है f(x) dx बट विद द लिमिट ऑफ हायर एंड लोअर x1 एंड x2। सो वी कैन रीड दिस लाइक इंटीग्रल ऑफ x1 टू x2 f(x) dx। इसे इस तरीके से पढ़ते हैं, x1 और x2 आपके x के रिस्पेक्ट में दो वैल्यूज़ हैं, लिमिट्स हैं, क्या है, सॉरी लिमिट्स हैं, वैल्यूज़ हैं लेकिन वो लिमिट की वैल्यूज़ हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर आप बात समझिएगा। और जो बेटा डेफिनेट आपका यूज़ होता है, डेफिनेट आपका केवल और केवल एरिया अंडर द कर्व को डिफाइन करने के लिए, क्या एरिया अंडर द कर्व, जैसे यहाँ पर आपको दे दिया गया हो ये आपका एक्स एक्सिस हो, ये आपका वाई एक्सिस हो, ठीक है। तो एरिया अंडर द कर्व, इसका साइन क्या होता है इंटीग्रल का, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एरिया अंडर द कर्व को डिफाइन करने के लिए इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू होती है, और आपकी जो लिमिट होती है वो x1 टू x2 होती है, ठीक है। x1 टू x2 आपकी लिमिट्स होती है, किसमें, डेफिनेट इंटीग्रल में, जब आपको एरिया अंडर द कर्व डिफाइन करना हो। बात आपके पल्ले नहीं पड़ रही होगी, क्योंकि मैं जानता हूँ अभी आप तो शुरुआत कर रहे हैं, तो डेफिनेट इंटीग्रल बहुत हायर है, ये आपको काफ़ी आगे चल के मिलेगा, ठीक है। तो भी हम केवल और केवल इनडेफिनेट पे बात करते हैं। डेफिनेट का केवल और केवल आप एक समझ लीजिए एक झलक, तो मैंने एक साइट है, ये एक साइट है, मीन्स आपको एक झलक दिखा दी है, आपका एक दृश्य है ये। इंडेफिनेट पे आप ध्यान दीजिए, एफ एक्स आपका इंटीग्रैंड होता है, एक्स बेटा होता है द एक्स, ठीक है। एक्स क्या होता है, द इंटीग्रल वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पर, ठीक है। क्लियरली ध्यान से राइट कर लीजिएगा, एक्स जो होता है वो इंटीग्रल वेरिएबल विद रिस्पेक्ट ऑफ एक्स होता है। बेटा क्वेश्चंस को करने के पहले हम थोड़ी सी टेक्निक सीख लेते हैं कि कभी कभी हमें इंटीग्रेशन में कुछ ऐसे फॉर्मेट मिल जाते हैं किसी भी फंक्शन के, जैसे हमें उसको डिफाइन करना है इम्पॉसिबल हो जाता है कि कैसे करें, हम इसे कैसे तोड़ें, कैसे ब्रेक करें, बारी बारी से कि फंक्शन को हम डिफाइन करें, इंटीग्रेशन उसका फाइंड आउट करें, ठीक है। जैसे आपका केवल एक फंक्शन यहाँ पर दे दिया जाए, मैं मान रहा हूँ जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, ठीक है, ये आपका हो जाता है। तो कभी भी दो फंक्शन आपको मिल सकते हैं, तो कभी बेटा दो फंक्शन आपको मिलेंगे तो बारी बारी से आप एक एक फंक्शन को उसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। एक एक फंक्शन को आप dx के साथ उसका इंटीग्रल डिफाइन करेंगे, क्लियरली, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी बात समझ में आ गई। जब एफ एक्स और जी एक्स टू टाइप के फंक्शन हो तो उसको आप क्या करेंगे, क्लियरली पहले फंक्शन प्लस माइनस और दूसरा फंक्शन का इंटीग्रल आप डिफाइन करेंगे। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं कोई भी कांस्टेंट वैल्यू के साथ आपका फंक्शन दिया गया हो तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रल में जैसे आप डेरिवेटिव में करते थे उस कांस्टेंट वैल्यू को बाहर कर लेते थे, अगर वो किसी भी वेरिएबल के साथ होता था तो वैसे ही बेटा इंटीग्रल में भी आपको बाहर कर लेना है और आपको उस फंक्शन का कर लेना है इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेट उसको कर देना। ऐसे मैं आपसे पूछूं कि क्लियरली अगर आपको केवल और केवल e टू दी पावर x का इंटीग्रल डिफाइन करना हो तो आप क्या कहेंगे, e टू दी पावर x होता है, बिकॉज बेटा अगर हम e टू दी पावर x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं तो वो e टू दी पावर x ही होता है, ठीक है। तो वैसे ही आपका ये भी होता है। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जैसे आपके फॉर्मूले होते हैं बेटा इंटीग्रल ऑफ ax प्लस बी dx का, ठीक है। तो ax प्लस बी, ऐसे कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन दिखेगा तो जो भी वेरिएबल के साथ आपका नॉन वेरिएबल फंक्शन होगा उसको आप केवल और केवल डिनोमिनेटर में कर लीजिएगा और बाकी आपका टोटल का जो फंक्शन होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। और एक चीज़ तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्या, केवल और केवल आपका जो कि कांस्टेंट वैल्यू होता है, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में आपको ये चीज़ भूलनी नहीं है, बिकॉज इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्लियर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस वैल्यू को आपको राइट करना है, भूलना नहीं। कोई बच्चे इसको छोड़ देते हैं हवाई में, ठीक, आपको इसे नहीं छोड़ना। तो एक्स प्लस बी में मैंने देखा कि जो भी एक्स के साथ वेरिएबल के साथ कांस्टेंट वैल्यू थी वो अपॉन में आ जाती है, वही आपका हो जाता है आंसर। तो मैं यहाँ पे अगर आपसे पूछूं कि यहाँ पर आपका सी एक्स प्लस डी हो जाए फंक्शन का तो आप क्या करेंगे, सी है इसके साथ तो सी को आप अपॉन में कर लेंगे और वही आपका जो कि फंक्शन है वो आपका हो जाएगा आंसर, ठीक, क्लियर। तो ये आपके फॉर्मूले थे, इसको आपको नोट कर लेना है। 1 2 3 4 5 फार्मूला नहीं है ये, केवल और केवल 4 फार्मूला है। ये तो 2 टाइप्स के हैं, दोनों के दोनों सेम है, केवल आपको यहीं तक नोट करना है, ठीक है। तो बेटा अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.1 के पहले क्वेश्चन की, जिसमें कह रहा है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव और द इंटीग्रल। आपकी बात समझ में आ रही होगी। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, मैंने भी बताया था, प्रीमिटिव, एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल, ये क्या होते हैं, तीनों एक ही चीज़ होते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। एंटी डेरिवेटिव का मतलब ही होता है किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड आउट करना। तो फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब होता है कि किसी भी फंक्शन में अगर उसके पावर वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है तो आपको उसे क्या करना है, उसको अलग अलग तोड़ करके सपोज करके आपको उस वेरिएबल की वैल्यू को इंटीग्रेट करना है। समझ में आई बात, क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक। तो आपका पहला क्वेश्चन है बेटा sin 2x, ठीक है। पहला आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका sin 2x। तो sin 2x को अगर हमें इंटीग्रेट करना है तो हम कैसे करेंगे, आपको पता है कि sin x का, आपको पता है कि sin x का जो इंटीग्रल होता है वो माइनस cos x होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका माइनस cos x तो होगा, माइनस cos x तो होगा, बट एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान देनी होगी कि इसके वेरिएबल के साथ आपका एक कांस्टेंट आया है 2। तो जब कभी भी ऐसा आपको फैक्टर दिखेगा तो आप कहीं रफ पे उस फैक्टर को आप कुछ सपोज कर लीजिएगा। मैं सपोज करता हूँ t, और सपोज करने के बाद x के रिस्पेक्ट में उसका कर देना है डिफरेंशिएट।
तो हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल इसका फाइंड आउट करेंगे, क्या हो जाएगा dt dx मीन्स जिसे आप राइट करते हैं dt बाई dx, तो dt बाई dx नहीं रीड करना है dt dx, ठीक। तो क्या पढ़ेंगे इसको 2 और मल्टीप्लाई बेटा x का करेंगे क्या हो जाएगा d बाई dx x, और x का जो हम करते हैं वो क्या होता है 1 होता है क्योंकि इसकी पावर 1 होती है, और n x टू दी पावर n माइनस 1 मीन्स 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 0 और x की पावर 0 की वैल्यू 1। तो यहाँ पर बेटा dt बाई dx की वैल्यू आ गई है 2। तो यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे क्या dx की वैल्यू, तो dx जाएगा इधर और 2 आएगा इधर, तो क्या हो जाएगा dt बाई 2। dx की वैल्यू क्या आ गई dt बाई 2। तो यहाँ पे बेटा 2x के प्लेस पे हमने क्या सपोज किया t सपोज किया, तो ये आपका फंक्शन क्या हो जाएगा sin t, और dx के प्लेस पे dt बाई 2। भाई इसको हमने अगर t सपोज किया है तो dx को हम राइट नहीं कर सकते, उसके प्लेस पे जो वैल्यू यहाँ पे हमने मान के रखी थी वो आएगी, ठीक। तो dt बाई 2 आ जाएगा। यहाँ पर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटा क्या बचेगा 2 तो बाहर हो जाएगा और बचेगा हमारा sin t dt, और sin t dt को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी sin t dt की माइनस cos t, क्लियर, और प्लस c यहाँ पे आपका। तो बेटा वैल्यू हमारी क्या आ गई यहाँ पर, माइनस का मतलब माइनस आगे आ जाएगा cos और t के प्लेस पे जो हमने सपोज किया था जो कि है 2x और प्लस c। दिस इज योर फाइनली आंसर ऑफ द फंक्शन इंटीग्रल ऑफ sin 2x dx, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है cos 3x, ठीक है। cos 3x आपको डिफाइन करना है। यहाँ पर अगर मैं कहूँ डायरेक्टली आपको डिफाइन करना है तो 3x को t मानेंगे तो cos x dx का आपका क्या होता है इंटीग्रल sin x होता है, क्लियर, sin x हो गया। और 3 जैसे 2x का यहाँ पे dt बाई 2 हुआ वैसे 3x का क्या हो जाएगा dt बाई 3 मीन्स 1 बाई 3 sin 3x प्लस c। दिस इज योर फाइनली आंसर, क्लियर। इसको मैंने नहीं सॉल्व कराया है, समझ रहे हैं, मैंने इसको सॉल्व नहीं कराया है क्योंकि ये सेम एज यही क्वेश्चन है जैसे इसमें था वही इसमें है, आप कर सकते हैं, ठीक है। मैंने अभी समझा दिया था, अगर आपको बात समझ में आएगी तो आप बेटा कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा आपका है e टू दी पावर 2x। यहाँ पर भी वही चीज़ है, x के साथ उसकी पावर में 2 है, वही चीज़ करेंगे हम 2x को करेंगे बेटा सपोज। तो यहाँ पे अगर हम 2x को सपोज करते हैं t, तो dt बाई dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x को हमने सपोज किया था t, तो dt बाई dx की वैल्यू क्या आई थी 2 आई थी, तो यहाँ पे 2 राइट करते हैं। तो हमें dx की वैल्यू चाहिए, तो हमें dx की वैल्यू क्या मिलेगी dt बाई 2 ही तो मिलेगी, देखिए dt बाई 2 ही तो मिली थी यहाँ पे। तो यहाँ पे जब dt बाई 2 मिली है तो वही चीज़ हम यहाँ पे भी राइट करेंगे e की पावर t, बिकॉज 2x को हमने सपोज किया है t, और यहाँ पे आपका dx के प्लेस पे dt बाई 2, क्लियर। तो यहाँ पे dt बाई 2 हो गया है और यहाँ पर 1 बाई 2 आपका बेटा बाहर हो जाएगा, e की पावर t इंटू dt बचेगा। और e की पावर t dt का भी मैंने बताया था क्या होता है, e की पावर x का e की पावर x होता है, तो e की पावर t का e की पावर t होगा, तो e की पावर t यहाँ पर हो गया प्लस c एज इट इज। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, t की वैल्यू को रखेंगे तो t हमने सपोज किया था 2x, तो e टू दी पावर 2x एंड c इज हियर, दिस इज योर फाइनली आंसर। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, इसे आप राइट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा आपका है ax प्लस b का होल स्क्वायर, क्लियर, इसको समझ लीजिएगा। ax प्लस b का होल स्क्वायर है, ज़्यादा बेटा लेंदी नहीं है, केवल और केवल आपको देखना है कि यहाँ पर आपका वेरिएबल के साथ नॉन वेरिएबल फंक्शन है तो आपको सपोज करना है। तो मैं यहाँ पर सपोज करता हूँ यहाँ, ठीक है, चलिए सपोज करते हैं। तो ax प्लस b इसको हम सपोज करते हैं बेटा t, ठीक है। तो dt बाई dx हम फाइंड आउट करेंगे क्या हो जाएगा, a आपका कांस्टेंट है बाहर, x की वैल्यू मीन्स x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 होगा। यहाँ पर देखिए x का डेरिवेटिव क्या हुआ था d बाई डी एक्स का यहीं ऐसे ही तो राइट करेंगे, तो उसको मैंने राइट नहीं किया, क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे 1 हो गया, प्लस dt बाई डी एक्स b क्या है, केवल और केवल कांस्टेंट है। तो केवल और केवल कांस्टेंट हो या केवल और केवल आपका कोई भी नंबर हो तो आप उसका डेरिवेटिव क्या कहते हैं 0 होता है, तो यहाँ पर हम रखेंगे 0, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया a। तो dt बाई डी एक्स की वैल्यू a आ गई है यहाँ पर, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है बेटा dx की वैल्यू। तो यहाँ से अगर हम dx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे क्या आएगी dt बाई a, तो dt बाई a यहाँ पे राइट करेंगे और इसके प्लेस पे हमने सपोज किया था t को, तो t राइट करेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा और dx के प्लेस पे dt बाई a आ जाएगा। तो मेरा आंसर आएगा 1 बाई a बाहर हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और बचेगा बेटा आपका t की पावर 2 इंटू डी टी, और x टू दी पावर n का आपका क्या होता है, x टू दी पावर n का x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, बिकॉज आपने इंटीग्रल उसका कर दिया, फंक्शन आपका खुल गया है। तो यहाँ पर t की पावर कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 3, और यहाँ पर भी 2 प्लस 1 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 3 इंटू ए 3a, और t की वैल्यू बेटा यहाँ पे राइट कर लेते हैं डायरेक्ट टू डायरेक्ट। तो t की वैल्यू है ax प्लस b, तो t की वैल्यू है ax प्लस b हो गया इसका क्यूब, अपॉन में बेटा आपका आ गया 3 इंटू ए, तो 3a
plus c. This is your finally answer. Please write it and note it down and take the next question, question number 5. Okay, very easy, very simple. बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जो कि आपका है sin 2x - 4 e to the power 3x. sin 2x - 4 e to the power 3x. तो बेटा कभी भी मैंने बताया था ऐसा फंक्शन दिखेगा आप तो क्या करेंगे, आप उसको बारी बारी से अलग करेंगे. चलिए सेपरेटली हम इसे सॉल्व करते हैं, अलग करके सॉल्व करते हैं. तो sin 2x dx आपका एक तरफ हो जाएगा और एक तरफ आपका ये हो जाएगा. तो इसमें आप 4 देख रहे हैं कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसे हम बाहर कर लेंगे. ठीक है, इसे हम बाहर कर लेंगे. चलिए अब e टू दी पावर 2x का पिछले में जाइए, आपने क्या देखा था, e की पावर 2x का आपका इंटीग्रल क्या हुआ था, e टू दी पावर 2x dx का क्या हुआ था उस क्वेश्चन में, कैसे मैंने किया था. सपोज करके 2x को t मानिए, dt/dx करिए. ठीक है, तो ऐसे आप करेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, e टू दी पावर 2x/2 प्लस c. ये आपका आया था. sin 2x आपका पहला क्वेश्चन था, तो sin 2x के पहले क्वेश्चन में इसका आंसर क्या आया था आपका, -cos 2x/2 दैट इज प्लस सी द कांस्टेंट वैल्यू. तो ये दोनों मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ या नहीं, बोलिए. हाँ मैं करा चुका हूँ. तो बेटा यहाँ पर डायरेक्टली आप करिएगा, मैं यहाँ पर एज इट इज़ ये वैल्यू राइट करूँगा. ठीक है, कि आप 2x को t मानेंगे, इसमें 3x को t मानेंगे, ये वैल्यू आएगी. यहाँ पर अगर हम 3 कर लें तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा, क्योंकि मैंने 2x का सॉल्व कराया था, 2x का मैंने शो करा दिया. अब यहाँ पे sin 2x है तो 2x का तो यही होगा. तो यहाँ पर हम क्या राइट करेंगे, माइनस cos 2x/2 और इसका क्या हुआ था बेटा, यहाँ पर देखिए e की पावर 3x/3 और दैट इज प्लस सी. क्लियर, इन दोनों में माइनस कॉमन है, कॉमन कर लीजिए तो आपका बचेगा क्या, cos 2x प्लस e टू दी पावर 3x और अपॉन आपका नहीं होगा बिकॉज यहाँ पर अभी मैंने एलसीएम नहीं लिया है. ठीक है, तो इस लाइन को आप आंसर मान सकते हैं. और अगर आपको और लॉन्ग ले जाना है तो इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए. यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे 2 से, तो हो जाएगा 3 cos 2x प्लस 2 e की पावर 3x और अपॉन में आपका हो जाएगा 3 2 6 प्लस सी. दिस इज योर आंसर एंड प्लीज राइट इट एंड नोट इट डाउन एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में आपको करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका बेटा 4 e टू दी पावर 3x प्लस 1 इंटू dx. वही चीज़ें हैं सारी की सारी, कोई इसमें अलग से क्वेश्चन तो दिया नहीं गया है. चलिए करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 4 e टू दी पावर 3x प्लस 1. ठीक है, क्लियरली आप इसे ऐसे ही करेंगे. ठीक, क्या करेंगे, बारी बारी से अलग करेंगे. तो 4 आपका कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, e टू दी पावर 3x dx प्लस इसमें आपका 1 इंटू dx. ठीक है, अब मसला आ गया 1 इंटू dx का, इसे कैसे करेंगे चलिए देखते हैं. यहाँ पे 4 हो गया, e टू दी पावर 3x dx का, वहाँ पे देखिए क्या है, e टू दी पावर 3x/3. क्लियर, प्लस बेटा 1 है तो 1 कांस्टेंट वैल्यू, इसका मतलब हम 1 को बाहर कर लें. ऐसा नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे dx बचेगा ना, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 1 को राइट करते हैं x टू दी पावर 0 के फॉर्मेट में. किसके फॉर्मेट में, x टू दी पावर 0 के फॉर्मेट में. तो आपका x टू दी पावर n dx का क्या होता है, इंटीग्रल होता है x टू दी पावर n प्लस 1/n प्लस 1. क्लियर, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी. तो चलिए वैसे ही हम करते हैं, क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 0 प्लस 1/0 प्लस 1. इसी फार्मूले से करना है, ये पहला फार्मूला है आपका. ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 4/3 e टू दी पावर 3x, ये आपका 3 है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस x की पावर 0 प्लस 1 हुआ और अपॉन में 1. इसका मतलब आपका आंसर आएगा 4/3 e टू दी पावर 3x प्लस x एंड ऑल्सो प्लस c इज द कॉन्स्टेंट वैल्यू दैट इज हियर. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका हो गया. क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 तब तक देख लेते हैं क्या है, x² और 1 माइनस x². बेटा क्या है, x² और 1 माइनस 1/x² dx. इसे आपको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, केवल बारी बारी से मल्टीप्लाई कर लीजिए. पहले इसमें करेंगे तो x² dx के साथ हो जाएगा, माइनस फिर इसको उठाएंगे, इसमें कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा dx. x² से x² कैंसिल हो जाएगा बेटा, बचेगा क्या आपका, x² dx यहाँ पे बचेगा और यहाँ पे आपका कट गया है तो कैंसिल हो गया, 1 बचेगा. 1 इंटू dx का मैंने अभी यहाँ पे किया था x टू दी पावर 0 सपोज करके, तो क्या आया था आपका, x आया था. दैट इज योर फाइनली आंसर. x आया था तो यहाँ पे हम x प्लेस करेंगे और इसमें भी वही फार्मूला, x टू दी पावर n का क्या हो जाएगा, x टू दी पावर n प्लस 1/n प्लस 1. यहाँ भी वैसे ही कर लेंगे, x टू दी पावर 0 प्लस 1, क्योंकि 1 को हम क्या सपोज करेंगे, तो x के फॉर्मेट में x टू दी पावर 0, तो 0 प्लस 1/0 प्लस 1 के फॉर्मेट में, हियर इज द कांस्टेंट वैल्यू प्लस c.
तो क्या आंसर आएगा बेटा 2 + 1 3/3 माइनस एक्स और प्लस सी। दिस इज योर फाइनली आंसर। अगर आपको एलसीएम लेना हो तो आप यहाँ पे 1 करेंगे राइट, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 3 × x 3x हो जाएगा, तो x³ माइनस 3x/3 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी आप एलसीएम ले सकते थे तो 4e⁻³ प्लस 3x/3 हो जाता, ठीक। तो एलसीएम मस्ट हो तो ले लीजिएगा, आपको आंसर लाना हो, बाकी इतना ही। तो क्वेश्चन नंबर 7 को जल्दी राइट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, ठीक। ax² प्लस bx प्लस c, बेहद आसान क्वेश्चन। तो क्या करेंगे बेटा, बारी बारी से अलग करेंगे। इंटीग्रल ऑफ सबसे पहले पहला फंक्शन प्लस ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक है। बारी बारी से घबराना नहीं है, तीनों को अलग अलग कर लेना है बस। और यहाँ पर आपका c × dx हो जाएगा। यहाँ पर बेटा एक कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर कर लेंगे, x² dx बचेगा। यहाँ b आपकी कांस्टेंट वैल्यू है तो x dx बचेगा। यहाँ c आपकी कांस्टेंट वैल्यू है तो 1 × dx बचेगा, ठीक। तो x² का क्या हो जाएगा, x⁴n का फॉर्मूला, x⁴n + 1/n+1 हियर इज एंड हियर आल्सो। यहाँ पे इसकी पावर समथिंग इज 1, इसका मतलब इसकी पावर 1 है, न कुछ नहीं मतलब 1 होता है। तो यहाँ पर भी वही n + 1/n+1, ठीक है, प्लस c, और 1 × dx को क्या राइट करते हैं, x⁴0 के फॉर्मेट में, तो इसका भी हो जाएगा x⁴0 + 1/0+1 एंड हियर इज प्लस c द कांस्टेंट वैल्यू। यहाँ पर बेटा आंसर आ जाएगा 2 + 1 3/3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + 1 2/2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 + 1 मीन्स 1/1 हो जाएगा और प्लस c, ठीक। तो आपका आंसर क्या आ गया 1/3 ax³ + 1/2 bx² प्लस cx प्लस दिस इज द कैपिटल C, मीन्स ये आपका कांस्टेंट वैल्यू है। सो हियर इज द कांस्टेंट वैल्यू दैट इज कैपिटल C इन द फॉर्मेट ऑफ कैपिटल C. This is your final answer. Please write it and note it down and take the next question, question number 9. The question number 9 आपका है 2x² प्लस e⁻x, ठीक है। ये भी वही है, क्लियरली आपको ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड है, तो आपको बारी बारी से अलग कर लेना है। 2x² dx हो जाएगा प्लस यहाँ पे e⁻x dx हो जाएगा। तो 2 बेटा तो आपका है फंक्शन जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, तो 2 × x², या आप यहीं से डायरेक्ट कर सकते थे 2 को बाहर, ठीक, ताकि हमारी एक लाइन बच जाए। और x² का इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा x⁴n + 1/n+1 और प्लस e⁻x का e⁻x ही होता है, इसे एज इट इज राइट करेंगे। बेटा आंसर क्या होगा 2 + 1 3 हो जाएगा। यहाँ पर भी आपका 2 + 1 3 प्लस e⁻x प्लस c। दिस इज योर फाइनली आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे जल्दी से चल लेते हैं। बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 10 है √x - 1/√x और यहाँ पे आपका है dx। बारी बारी से एक एक फंक्शन करिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर √x × dx और -1/√x dx। क्लियर। तो √x को हम किस फॉर्मेट में लिखेंगे बेटा, अंडर रूट मीन्स होता है आपका इसकी पावर में 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे x की पावर 1/2 dx और माइनस x⁴, ये क्या हो जाएगा x⁴ 1/2 ऊपर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा, ठीक। अभी फार्मूला आप यहाँ पे राइट कर दीजिए, वेरी इजी वेरी सिंपल, कुछ करना नहीं है। x⁴n + 1/n+1 और ऐसे यहाँ पे आप कर लीजिए तो क्या हो जाएगा -1/2 + 1/-1/2 + 1। क्लियर। एलसीएम ले लीजिए तो यहाँ पे 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 + 1 कितना हो जाएगा भाई x⁴ 3/2 और अपॉन में यहाँ पे भी 3/2 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 है ना तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 + 1/2, 2 + 1 3 हो जाएगा, ठीक। माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट हो जाएगा बेटा, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 वैल्यू आएगी, यहाँ पे भी 1/2 आएगी, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा x की पावर 3/2 और ये 2/3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा 2 और नीचे बचेगा 3 माइनस x⁴ 1/2, ये भी पलटेगा तो 2 ऊपर और 1 नीचे, ठीक। तो आपका आंसर आ जाएगा 2/3 और बेटा इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं, इस तरीके से x³ की होल पावर 1/2 और -2 और x की पावर 1/2। x की पावर 1/2 आप जानते ही हैं क्या होता है अंडर रूट में, तो ये √x³ और -2 √x और प्लस c एज इट इज़ आपका चल ही रहा है। इसको आप बेटा भूलेंगे नहीं, मैं भूल जाता हूँ, मेरी बहुत गंदी आदत है, तो आप भूलेंगे नहीं इसको बेटा, आप राइट करते चलेंगे, ठीक है। आप राइट कर लीजिए। 11 है आपका x³ + 5x² - 4/x² और यहाँ पे है dx। क्लियर। क्या करेंगे, बारी बारी से सारे फंक्शन आपको दिख ही रहे हैं, बारी बारी से आप उनको अलग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले बेटा यहाँ पे करेंगे x³/x², ठीक है। डिनोमिनेटर एक ही है, कुछ करना नहीं रहता है। ऐसे क्वेश्चन में आपको डिनोमिनेटर के साथ ऊपर के जितने भी फंक्शन है फर्स्ट सेकंड थर्ड बारी बारी से तीनों को डिवाइड कर लेना रहता है उन्हीं के साथ, ठीक है।
तो यहाँ पे dx इंटीग्रेशन और हियर इज dx। ठीक, क्या करेंगे, कैंसिल होगा, 3 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है, तो कितनी पावर बची ऊपर, 1 पावर बची, मीन्स x बचा। यहाँ पे भी 2 पावर है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, केवल और केवल 5 बचेगा, 5 कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर हो जाएगी, बचेगा 1। ठीक है, -4 बाहर हो जाएगा, x⁴ ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। क्लियर, वेरी इजी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x⁴ है तो क्या हो जाएगा, यही फार्मूला लगाइए, 1 + 1/1 + 1। ठीक है, इसमें कोई समझने वाली बात तो थी नहीं। ऐसे इसमें करेंगे, 1 को क्या राइट करेंगे, x⁴ के फॉर्मेट में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x⁴ + 1/0 + 1। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे, क्या हो जाएगा, n + 1/n + 1। क्लियरली समझिएगा, मार्कर की थोड़ा सा लाइट हो गई है, तो x² हो जाएगा /2 और +5, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 1 ही होगा तो नहीं राइट करेंगे, -4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 + 1 -1 अपॉन यहाँ पे भी -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बेटा एक चीज़ आप नहीं भूलेंगे, कांस्टेंट वैल्यू में भूल जाता हूँ बार बार। ठीक है, इसको आपको भूलना नहीं है। चलिए नेक्स्ट में क्या करते हैं, यहाँ पे बेटा हो जाएगा x⁴ + 5x और -4, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे x⁴ को नीचे करेंगे तो x हो जाएगा। क्लियर, तो ये आपका हो गया बेटा फाइनली आंसर। प्लीज़ राइट इट एंड नोट इट डाउन। यहाँ पे हम इसको कर ले रहे हैं, थोड़ा सा डार्क कर दे रहे हैं। ठीक है, बाकी आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 से करते हैं, तो अभी तो थोड़ा सा लाइट हो गई है। चलिए बेटा, प्लीज़ राइट इट एंड नोट इट डाउन एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन इफ पॉसिबल देन। बेटा क्वेश्चन नंबर 12 में थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। x³ + 3x + 4/√x है आपका क्वेश्चन। x³ + 3x + 4/√x। Here we can see that the denominator is the same variable of the numerator, that is x. So यहाँ पे √x है, तो हम करेंगे क्या, बारी बारी से यहाँ पर जितने भी फंक्शन हैं उनको हम क्या करेंगे, √x देंगे डिनोमिनेटर में। जैसे x³ के साथ भी √x हो जाएगा, और 3x के साथ भी √x हो जाएगा, और 4 के साथ भी √x हो जाएगा। और 4 क्या है आपका, कॉमन है, और यहाँ पर आपका 3 क्या है, ये भी कॉमन फैक्टर है जो कि रियल नंबर है। कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है तो उसे कर लेते हैं कॉमन। यहाँ पर अब हम क्या देख रहे हैं, x³ है, यहाँ √x है, तो x³ हम किस तरीके से लिखेंगे। हम जानते हैं कि अगर हम x² को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है हमारा √x × √x, क्योंकि हमें पता है √x × √x आपका x होता है। ठीक, और इसमें हम अगर x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और ये 1 आपका हो जाएगा 3। तो इसका मतलब हम x³ को किस तरीके से लिखेंगे, x² × x, ये आपका फॉर्मेट होगा x³ का, और x के प्लेस पे हम लिख सकते हैं √x × √x। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझ लेंगे, बस सारा मामला यहाँ पे क्लियर है, मैटर इज क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 आपका कॉमन, इसको भी हम वही चीज़ √x × √x राइट करेंगे, बिकॉज x के प्लेस पे मैंने बताया ना, x के प्लेस पे √x × √x राइट कर सकते हैं। dx है + 4 आपको कॉमन है, ये बेटा √x है, इसकी पावर मीन्स क्या होता है, किसी भी वेरिएबल की पावर √, का मतलब उसकी पावर 1/2 होता है। इसका मतलब होता है x की पावर 1/2। तो यहाँ पर हम x की पावर 1/2 नहीं राइट करेंगे, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, उसकी पावर माइनस में हो जाएगी, √x से √x एक कैंसिल होगा, यहाँ भी √x से √x एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका x की पावर 2, और यहाँ पे है √x, तो x की पावर 2 और √x का मतलब होता है x की पावर 1/2। यहाँ पर मैंने बताया √x का मतलब x की पावर 1/2, तो 2 और प्लस 1/2, बिकॉज बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 2 + 1/2 क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 + 1 5, तो x की पावर 5/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे x की पावर 5/2। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा किस तरीके से 5/2 होगा। dx प्लस यहाँ पे 3 है कॉमन, यहाँ पे बचा √x, जिसका मतलब होता है x की पावर 1/2। ठीक है, यहाँ पर भी वही आपका है x की पावर -1/2 dx है। अब हम इसका केवल और केवल इंटीग्रल डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो x की पावर n का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि x की पावर n का हम इंटीग्रल करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁴ n + 1/n + 1 होता है। इसको मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 1 to 11 में, हम देखते आ रहे हैं सब में ही अप्लाई हो रहा है, 1-2 क्वेश्चन छोड़ के। ठीक है, तो x की पावर क्या हो जाएगा, n + 1 मीन्स 5/2 + 1/n + 1। यहाँ पे भी बेटा सेम टू सेम वही होगा, x की पावर n + 1/n + 1, यहाँ पे भी वही होगा, किसमें, x की पावर n + 1/n + 1। ठीक है, सारा मैटर क्लियर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक आपका जो कि कांस्टेंट वैल्यू होता है, यहाँ पर c वो आएगा, और यहाँ पर इसको हम ऐड करेंगे, जल्दी से डायरेक्ट हम आंसर राइट करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 + 2 = 2, एलसीएम होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी 2 से इसमें भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एलसीएम को हमें डिफाइन करना है, तो नॉमिनेटर में 1 होता है, तो जो इधर की तरफ होगा वही हम उसको दे देंगे, यही तो है एलसीएम का रूल।
तो सबके पास 2 है नॉमिनेटर में एलसीएम में, तो 5 + 2 7/2 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 5 + 2 7/2 हो जाएगा, बेटा 7/2 आपका हो गया है। हियर इज आपका हो जाएगा वही x की पावर 1/2 मीन्स 2 1 या 2 + 1 3/2 हो जाएगा, तो x की पावर 3/2 यहाँ पे हो गया। यहाँ पर भी आपका वही 3/2 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 2 1 या 2 -1 यहाँ पे सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो सब्सट्रैक्ट होगा तो आपका +1/2 बचेगा। यहाँ पर भी आपका +1/2 बचेगा, प्लस c आपका जो कि कांस्टेंट था। तो यहाँ पर 7/2 पर जाएगा 2/7 हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर हम करेंगे आपका 3/2 ऊपर, तो क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ जब 2/3 होगा तो 3 नीचे बचेगा, 3 से 3 कैंसिल नहीं हो जाएगा। देखिए 2 ऊपर जाएगा, 3 नीचे बचेगा, तो जो 3 नीचे बचेगा तो 3 से 3 कैंसिल, तो इसको आप कैंसिल कर लीजिएगा। ठीक, 2 आपका बचा है 2x की पावर 3/2 और प्लस x की पावर 1/2 है, लेकिन 2 यहाँ ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा, तो 1 को राइट नहीं करते हैं डिनोमिनेटर में, आप जानते हैं, प्लस c। ये सॉरी बेटा यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, देख रहे हैं यहाँ पर 4 में राइट करना ही भूल गया। ये देखिए यहाँ पे 4 है ना, तो यहाँ पे 4 को आप राइट करेंगे 4, बिकॉज यहाँ पे आपका 4 था, 4 2 जा 8 हो जाएगा, बस यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा। क्लियर, √x इसे आप राइट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आंसर में आपका यहाँ पे x की पावर 1/2 को आप √x राइट कर सकते हैं अगर आपका आंसर दिया गया। ठीक है, सो प्लीज राइट इट एंड नोट इट डाउन एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बेटा हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका भी डिनोमिनेटर यहाँ पे x - 1 है। तो कभी भी अगर ऐसा हम देखते हैं डिनोमिनेटर आपका एक सिंगल पॉइंट है और आपके नॉमिनेटर में कई फंक्शन है, तो आप क्या करिएगा, सीधा उसको आप या तो डिवाइड कर लीजिएगा, मीन्स डिनोमिनेटर आपका नॉमिनेटर को डिवाइड कर देगा, ऊपर वाले को डिवाइड कर देगा, या फिर आप ऐसा कर लीजिएगा अगर उसका फंक्शन नहीं डिवाइड हो रहा है तो आप बारी बारी से, जैसे अभी क्वेश्चन नंबर मैंने 12 में किया था, बारी बारी से एक एक फंक्शन को डिनोमिनेटर के साथ अलग कर लिया था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि इसको करें, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम करते हैं कुछ फंक्शन पे कॉमन। तो बेटा यहाँ x³ है, यहाँ x² है, तुम देख रहे हैं x² को अगर हम कॉमन ले लें तो x³ में से x² आपका जाएगा तो x बचेगा और यहाँ पर आपका बचेगा 1, तो हो गया x - 1 एज इट इज़। यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन है क्योंकि x - 1 हमें लाना है, एक पेयर में x - 1 है तो दूसरे पेयर में भी x - 1 लाना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 1 को कॉमन करेंगे तो x - 1 आपका बच जाएगा। नीचे आपका x - 1 था, तो आप चाहते तो डिवाइड कर सकते थे, लेकिन यहाँ कॉमन से काम बन गया। ठीक है, तो x² + 1 का यहाँ पे आपका बन गया है पेयर और x - 1 आपका है दोनों में कॉमन फैक्टर, तो जो कि हो जाएगा सेम एज x - 1 से x - 1 बेटा हो जाएगा कैंसिल, अप एंड डाउन नॉमिनेटर डिनोमिनेटर बहुत है, मीन्स दोनों में है, तो आपका बचेगा x² + 1। इसको बारी बारी से अलग करेंगे कि फंक्शन, तो x² dx इंटीग्रल ऑफ 1 × dx। ठीक है, क्लियर बात हो गई। x² का फॉर्मूला x⁴n dx के फॉर्मेट में आया है, तो क्या करेंगे x⁴n + 1/n + 1 × 1 dx का क्या होता है, मैंने बताया था वही 1 को हम राइट करेंगे x के फॉर्मेट में, x⁴0 की वैल्यू 1 होती है, तो क्या हो जाएगा x⁴n + 1/n + 1 एंड ये इज कांस्टेंट वैल्यू प्लस c, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी x⁴3/3 प्लस x/1 मीन्स x होगा और प्लस c, हियर इज योर फाइनली आंसर। तो चलिए हम देख लेते हैं ऐसे डायरेक्टली बेटा क्वेश्चन नंबर 14 को। ठीक है, इसे आप राइट कर लीजिएगा, राइट कर रहा हूँ तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या है बेटा, 1 - x और √x आपका कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, क्लियरली आप एकदम बेसिक फॉर्मेट में इसे सॉल्व करेंगे, बारी बारी से आप √x को मल्टीप्लाई करेंगे तो √x dx हो जाएगा, माइनस x को √x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, इसे हम डायमेंशनल फॉर्म में लेके आएंगे कि x की पावर अगर √x होती है तो x की पावर क्या होती है 1/2 होती है। क्वेश्चन नंबर अभी हमने 12 में ही देखा था, x √x का मतलब क्या होता है कि x की पावर 1 है और √x का मतलब होता है कि x की पावर 1/2 है। जैसा कि अभी यहाँ पे हमने बताया कि x की पावर 1/2 √x को राइट कर सकते हैं, तो बेस सेम होता है, तो मैंने बताया डायमेंशन ऐड होती है, तो 1 + 1/2 आपका क्या हो जाएगा 2 × 2 + 1 3/2 हो जाएगा। ठीक, क्लियर, तो x की पावर 3/2 आपका हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो गया आपका x की पावर 3/2, ये हो गया 1/2, फॉर्मूला यही लगेगा। ठीक है, अप्लाई यही होगा बिकॉज इट इज द फॉर्मेट ऑफ x⁴n dx दैट इज इक्वल्स टू x⁴n + 1/n + 1। ठीक है, एज इट इज राइट कर लेंगे। ऐसे इसमें भी आपका वही सेम टू सेम, तो क्या हो जाएगा x⁴n + 1/n + 1। क्लियर, अब हमें मिलेगा क्या, यहाँ पे n + 1 1/2 में +1 करते हैं तो क्या मिलता है 3/2 मिलता है, तो यहाँ पर आपका x की पावर 3/2/3/2 और यहाँ पर आपका 3/2 में +1 ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे 3 2 5 बिकॉज एलसीएम तो 2 ही होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा x की पावर 5/2/5/2 प्लस c आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, साथ चलेगी। यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, केवल एक लाइन 2/3 होगा, जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो 2 ऊपर 3 नीचे हो जाएगा, तो 2/3 x की पावर 3/2 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस ये 2/5 हो जाएगा x की पावर 5/2 प्लस c, हियर इज फाइनली
answer. Please write it and note it down and take the next question, question number 15. बेटा क्वेश्चन नंबर 15 में भी वही फॉर्मेट आपको क्वेश्चन का दिया गया है, केवल और केवल आपको सॉल्व करना है और अंदर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। प्लस 2x प्लस 3, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं बेटा, सबसे पहली चीज़ हम क्या करते हैं, मैंने बताया था कि बारी बारी से फंक्शन में एक एक करके हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको 3 फंक्शन मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर पहला ये होगा, दूसरा ये होगा और ये आपका होगा तीसरा, क्लियर। तो हम करेंगे क्या, बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अंडर रूट एक्स, ये 3 आपका है नंबर, तो नंबर हमने बताया था बाहर हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स बचेगा डी एक्स के साथ। ऐसे ही 2 आपका नंबर है बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्स अंडर रूट एक्स बचेगा, डी एक्स प्लस यहाँ पे 3 है, 3 बाहर हो जाएगा, केवल और केवल अंडर रूट एक्स बचेगा, क्लियर। बात यहाँ पे आती है, तो एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स, मैंने बताया था अगर एक्स स्क्वायर है और यहाँ अंडर रूट एक्स है तो अंडर रूट एक्स को हम लिखते हैं एक्स की पावर 1/2। तो सेम अगर बेस होती है पावर ऐड होती है, 2 + 1/2 आपका हो जाएगा, 2 2 4 + 1 5/2, तो x की पावर 5/2 बेटा यहाँ पे आ जाएगा। तो x की पावर 5/2 के फॉर्मेट में राइट करेंगे, dx हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पे 2 × x अंडर रूट एक्स का क्या हो जाएगा, x मीन्स x की पावर यहाँ 1 होता है और अंडर रूट एक्स का मतलब x की पावर 1/2 होता है, दोनों ऐड होंगे तो क्या हो जाएंगे, x की पावर 1 + 1/2 दैट इज इक्वल टू x की पावर 3/2 हो जाएगा यहाँ पर आपका। तो x की पावर यहाँ पे रखेंगे 3/2 dx प्लस 3 और यहाँ पे अंडर रूट एक्स का मतलब मीन्स x की पावर 1/2, क्लियर, वेरी इजी वेरी सिंपल। केवल और केवल मैंने क्या किया है, चेंज किए हैं x इंटू अंडर रूट एक्स को x स्क्वायर इंटू अंडर रूट एक्स को, क्लियर। बात यहाँ पे क्लियर हो गई है। करेंगे क्या, x की पावर n का फॉर्मूला मैंने बताया था, x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n dx का जब आप इंटीग्रेशन करते हैं क्या होता है, x की पावर n + 1/n + 1 होता है यहाँ पे आपका, और प्लस c आपका कांस्टेंट वैल्यू होता है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर n + 1/n+1, यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है, वेरी इजी वेरी सिंपल है। यहाँ पर 2 आपका आ जाएगा, यहाँ पर x की पावर n + 1/n+1 हो जाएगा, 3/2 आपका n है, यहाँ पर n+1 हो गया, क्लियर। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, x की पावर n+1 मीन्स 1/2 + 1/1/2+1 यहाँ पे हो जाएगा, क्लियर। प्लस c आपको कांस्टेंट, जैसे ही फॉर्मूला यहाँ पर ओपन होता है मीन्स इंटीग्रेशन का साइन हटता है तो आपका कांस्टेंट यहाँ पर c आपको राइट करना पड़ेगा, क्लियर। यहाँ पर बेटा हम देख सकते हैं कि x की पावर 5/2 में जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1 = 2 होगा, तो 5 + 2 आपका 7 हो जाएगा, x की पावर 7/2 आ जाएगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं यहाँ पे भी आपका 2 से मल्टीप्लाई होगा 7/2 ही आएगा, प्लस यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 है आपका, x की पावर 3/2 + 1 है, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्लियर, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई, तो इसमें भी ऐसे डायरेक्टली हम एक साथ कर लेते हैं ताकि बार बार हमें चीजें देखनी ना पड़े। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, x की पावर 3 + 2 कितना हो जाएगा 5/2, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 5/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नेक्स्ट में, x की पावर 2 × 2 + 3 2 + 1 कितना हो जाएगा बेटा, x की पावर 3/2 हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे भी 3/2 हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बात यहाँ पे होती है, यहाँ पे पलटेगा, क्योंकि मैंने बताया था अगर a/b/c होता है तो c आपका नॉमिनेटर में मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है, c नॉमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर 2 आपका, इन सब में 2 आपका नॉमिनेटर में मल्टीप्लाई होने के लिए जाएगा, क्या हो जाएगा 3 × 2 = 6, 6/7 x की पावर 7/2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 × 2 = 4 हो जाएगा, तो 4/5 x की पावर 5/2 हो जाएगा। यहाँ 2 × 3 = 6 और जब 2 × 3 = 6 होगा तो यहाँ पर अपॉन में 3 होगा, इसका मतलब केवल और केवल यहाँ पे 2 बचेगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो +2 x की पावर 3/2 + c, क्लियर। प्लीज राइट इट एंड नोट इट डाउन एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। बेटा क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, जो कि आपका कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है 2x - 3 cos x + e⁻x × dx, आपको ये लाना है। क्या करेंगे, तो मैंने बताया था किसी भी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के पहले देखना चाहिए कि उसका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर नहीं है केवल नॉमिनेटर है, तो आपको उसको क्या करना है, बारी बारी से एक एक फंक्शन के साथ उसको तोड़ना है। तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया, 3 फंक्शन है, तो बारी बारी से एक एक को बेटा तोड़ेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू दिखती है, कोई डिजिट दिखता है तो उसको हम करते हैं बाहर। 2 बाहर हो जाएगा, x बचा x dx हो जाएगा, 3 बाहर हो जाएगा, cos x dx हो जाएगा। यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है, e⁻x dx हो जाएगा। और x का क्या होगा, x⁻n मीन्स x⁻1 + 1/1+1, ऐसे ही तो करेंगे तो 1 + 1/1+1 हो जाएगा। यहाँ पर आपका cos x है और इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx का आपका होता है sin x, ये आपको पता होगा, ठीक है। और प्लस e⁻x का e⁻x ही होता है। तो ये दोनों हमारे बड़े ईजीएस्ट फॉर्मेट में आ गए इंटीग्रेशन में, बस इसी पे आपको करना था। इसका हो जाएगा 2 और ये भी 1 + 1 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -3 sin x और प्लस e⁻x + c, दिस इज योर फाइनली आंसर, x² - 3 sin x + e⁻x, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपका हो गया है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं क्या है बेटा। ये आपका है 2x² + 5√x, ठीक है, ये आपका है। कैसे करेंगे, वही चीज़ सेम आपका क्या है, बारी बारी से 3 फंक्शन है, फर्स्ट
सेकेंड, थर्ड, ठीक है। हो सकता है इतने में ना होगा, लेकिन कोशिश करेंगे लाने के लिए। तो बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, यहाँ से देखते हैं, स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे 2 आपका बाहर होगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स बचेगा, -3 बाहर होगा, साइन एक्स डी एक्स बचेगा, +5 बाहर होगा, अंडर रूट एक्स डी एक्स बचेगा। मुझे तो लगा क्वेश्चन नंबर 16 को मैंने दोबारा राइट कर लिया। देखिए उसी फॉर्मेट में है ना, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे कॉस एक्स है, यहाँ साइन एक्स है, यहाँ ई टू दी पावर एक्स है, यहाँ 5 अंडर रूट एक्स है। बस इतना सही तो है। तो क्या करेंगे, इसको तो आप कर ही सकते हैं, एक्स की पावर एन के फॉर्मूले में n+1/n+1 हो जाएगा। इसको आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, जानते हैं आप माइनस कॉस एक्स होता है, ठीक है। और यहाँ पर 5 अंडर रूट एक्स का क्या करेंगे, वही अंडर रूट एक्स को क्या राइट करते हैं, अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/2। तो एक्स की पावर 1/2 का करेंगे क्या हो जाएगा, 1/2 + 1/1/2 + 1। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हुआ। तो हमारा आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे बेटा, देखते हैं। यहाँ पर मिलेगा x³/3, ठीक है, ये हमारा हो गया यहाँ पर। तो x³/3 हो जाएगा, माइनस माइनस +3 cos x हो जाएगा, और +5 यहाँ पे x की पावर करेंगे मल्टीप्लाई 2 से, तो 2 × 1 = 2 + 1 3/2/3/2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस c आपका कांस्टेंट वैल्यू है। देखिए हमारे इतने से ही आंसर आ गया, 2/3 यहाँ पर होगा, x³ बचा है, +3 cos x, और यहाँ पर 5 × 2 = 10 हो जाएगा। तो 10/3 x की पावर 3/2 + c। दिस इज योर फाइनली आंसर। प्लीज राइट इट एंड नोट इट डाउन एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है बड़ा, क्वेश्चन नंबर 16 को छोड़ दीजिए। तो अगर क्वेश्चन नंबर 18 से देखें तो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आ गए हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के लिए मैंने बताया था आपको, इंटीग्रेशन के जितने भी फार्मूले हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होता है आपका माइनस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स आपका होता है साइन एक्स, बिकॉज द डेरिवेटिव इज द इनवर्स ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। इसका मतलब जो चीज़ आपका डेरिवेटिव में होगा उसी का अपोजिट आपका होगा क्या, इंटीग्रेशन में, ठीक है। क्लियर बात हो गई ना। तो किसी भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का अगर इंटीग्रेशन डिफाइन करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें करना होगा कि जो आपका प्लस या माइनस, जो माइनस आपका होता है उसी को पकड़ना है, प्लस की तो बात ही छोड़ दीजिए। माइनस के जितने भी साइन होंगे आपके ट्रांसफर हो जाएंगे राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं, बाकी जितने भी फार्मूले थे मैंने यहाँ पर कराए हैं आपको। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 में कि यहाँ पर बाहर आपका सेक है, अंदर आपके 2 है। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसमें करेंगे, देन हम इसमें करेंगे। तो सेक इंटू सेक आपका हो जाएगा बेटा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। ऐसे ही सेक इंटू tan आपका हो जाएगा यहाँ पर, ठीक, क्लियर। dx आपका साथ चली रहा है। अब आपको पता होगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx मैंने बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx किसका होगा, tan x का होगा, क्योंकि आपका डेरिवेटिव में d/dx tan x का सेक स्क्वायर x होता था। तो मैंने बताया था d आपका इंटीग्रल बनता है और dx आपका वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो आपका सेक स्क्वायर एक्स dx इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। क्या बचेगा, tan x ही तो बचेगा लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा, क्लियर। और यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सेक इंटू tan किसका होता है बताइए, सेक इंटू tan आपका सेक का होता है। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, सेक रख देंगे, ठीक है। तो tan x + sec x और प्लस c, हियर इज योर फाइनली आंसर। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को, ठीक। बेटा क्वेश्चन नंबर 19 है आपका सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स, मतलब इन दोनों का रेशियो। तो घबराना नहीं है, केवल सेक स्क्वायर को चेंज करना है, ठीक है। जब मैंने बताया था कि नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 चीज़ें हो तो उनको बारी बारी से चेंज करेंगे। तो सेक आपका होता है 1/cos, आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, और कॉसेक का क्या होता है 1/sin होता है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर हो जाएगा बिकॉज दोनों पे स्क्वायर है। मैंने बताया था किस तरीके से आपको पता करना होता है, इसकी ट्रिक भी मैंने बताई थी। किस तरीके से, 3 फिंगर्स आपके पास हैं, सबके पास हैं। तो क्या हो जाता है 1 2 3, साइन कॉस tan कॉट सेक कॉसेक, क्लियर। साइन कॉस tan कॉट सेक कॉसेक, साइन पे कॉसेक आया, कॉस पे सेक आया, tan पे कॉट आया, ये दोनों के तीनों के अपोजिट फॉर्म हो गए। बस याद करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे a/b/c/d चेंज होता है, क्या हो जाता है a/b मल्टीप्लाई d/c। तो d कहाँ जाएगा, नॉमिनेटर में, तो इसका मतलब साइन स्क्वायर आएगा ऊपर। तो यहाँ पर हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन 1 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है 1/cos स्क्वायर एक्स है। तो 1/cos स्क्वायर एक्स को सॉरी पहले मल्टीप्लाई करना था हमें, ठीक है। तो 1/cos स्क्वायर एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका। तो साइन ऊपर आ गया है और कॉस नीचे आ गया है। तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपको किसका फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला है tan स्क्वायर एक्स का, ठीक है। साइन अपॉन कॉस, साइन और कॉस का रेशियो क्या होता है, 10 होता है। अब tan को अगर हम इंटीग्रेशन में लाते हैं तो tan का इंटीग्रल होता है, tan का इंटीग्रल नहीं होता है, बिकॉज अगर हम tan स्क्वायर एक्स का डिफाइन करते हैं तो नहीं होता है। लेकिन tan स्क्वायर एक्स को अगर हम तोड़ दें सेक में तब हो जाएगा, ठीक है। तो tan का क्या होता है, tan का होता है फॉर्मूला सेक स्क्वायर एक्स -1, ठीक। अब ये हो जाएगा इसका आंसर। जल्दी से फाइंड आउट कर लेंगे, बारी बारी से 2 फंक्शन और आ गए हैं तो उसको हम कर लेंगे अलग। तो सेक स्क्वायर एक्स dx -1 × dx आपका हो जाएगा। तो क्या मिलेगा यहाँ पर,
इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अभी मैंने बताया था क्या होता है, tan x होता है। देखिए यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज tan x माइनस 1 इंटू डी एक्स का क्या होगा। अब डायरेक्टली आप 1 इंटू डी एक्स का बार बार तो करेंगे नहीं, एक्स की पावर 0 डी एक्स की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 एक्स की पावर 1 अपॉन 1 दैट इज इक्वल्स टू एक्स। तो इतना आपको नहीं करना, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो गया, दिस इज योर फाइनल आंसर। प्लीज राइट इट एंड नोट इट डाउन एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। 2 माइनस 3 साइन एक्स, बेटा क्वेश्चन नंबर ये आपका 20 चल रहा है, अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्लियर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है। इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन, सॉरी ये आपका फाइनल क्वेश्चन है, और मान के चलिए इसके बाद आपको 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे अल्टरनेटिव टाइप के, बेटा वो क्वेश्चन आपको डिफाइन करने हैं जिसमें आपको फंक्शन की वैल्यू दे दी रही होगी और उसी वैल्यू को आपको पुटअप कर देना, आंसर आपका जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 में। इसको क्या करेंगे, देख रहे हैं आपका डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर में अगर नॉमिनेटर दिया गया हो, डिनोमिनेटर के साथ नॉमिनेटर मिलेगा अगर हमें कोई फंक्शन, और वो 2-3 फंक्शन हो, एक से ज़्यादा हो, तो क्या करते हैं हम उसको बारी बारी से उनके साथ कर लेते हैं, और उसको करने के बाद अगर वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में हो तो उसका रेशियो हम डिफाइन करते हैं उसके प्रपोजल में, ठीक है। कैसे, किस तरीके से प्रपोजल में, जैसे 2 यहाँ पे है ऊपर, नॉमिनेटर में बाहर कर लेंगे, बचेगा आपका क्या 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसको एक लाइन हमने सॉर्ट किया, बिकॉज 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होता है, तो 2 अगर आपका नंबर है तो वो बाहर हो जाएगा, माइनस 3 आपका नंबर है ये भी बाहर हो जाएगा, बचेगा आपका क्या साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर, यहाँ पे 2 है, 1 बाई कॉस आपका होता है सेक, तो यहाँ पे तो साइन अपॉन कॉस अकेले हो जाएगा और सेक को हम एक साथ करेंगे, तो 1 बाई कॉस आपका होगा सेक। क्लियर, 1 बाई कॉस मैंने बताया था ना कि 1 बाई कॉस आपका होगा सेक, और 1 बाई कॉस यहाँ मिल रहा है, देख रहे हैं कि यहाँ पर cos स्क्वायर x है, तो हम जानते हैं अगर हम cos स्क्वायर x नंबर की या किसी भी वेरिएबल के साथ 1 बाई cos और ले आए और sin स्क्वायर x हो जाएगा, बिकॉज़ x स्क्वायर इक्वल्स टू x इनटू x होता है ना। तो यहाँ पर हम cos इनटू cos कर लें तो आपका हो नहीं जाएगा कि cos स्क्वायर x। क्लियर ना, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन और माइनस 3 सेक एक्स इंटू 10x के लिए आपका सेक एक्स आता है, क्वेश्चन नंबर 19 में आया था, ठीक। दोनों क्लियर हो गए हैं, प्लस सी आपका हो जाता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, दैट इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 भी आपको फिनिश हो गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 21 और 22 देखना है, ठीक। अंडर रूट एक्स आपका दूसरा फंक्शन है, इसी को बारी बारी से हम करेंगे इंटीग्रेट, तो निकल आएगा अंडर रूट एक्स डी एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स। 2 फंक्शन थे, दोनों अलग अलग कर लिए जाएंगे। केवल करना क्या है, अंडर रूट एक्स को हम जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 21 देखेंगे जिसमें दिया गया है इंटीग्रल की फॉर्मेट में, तो हम यहाँ पे कुछ सपोज कर लेंगे इसे कि i ऊपर जाने पर ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि डायमेंशन का डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर की साइन आ जाएगा, माइनस में नेगेटिव में। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे और अंडर रूट एक्स ठीक है होंगे। यहाँ पर मैंने बताया था कि अंडर रूट एक्स आपका होता है x की पावर 1/2, ठीक है। तो फॉर्मेशन इसका क्या होगा, केवल और केवल x टू दी पावर n dx का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, तो हमारा हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ पर जो भी हमारा कांस्टेंट होगा, डिजिट होगी, वो आपकी n के फॉर्मेट में ली जाती है, और यहाँ पर आपका भी वही है सेम, तो x की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 हो जाएगा, वही फॉर्मेट है फॉर्मूले का, सेम टू सेम। c आपको कांस्टेंट वैल्यू होता है यहाँ पर, x की पावर n प्लस 1, ये आप जानते होंगे कि हम यहाँ पे करते हैं 2 से मल्टीप्लाई, एलसीएम को इक्वल करना है, बराबर करना है। x की पावर 1/2 प्लस 2, तो 2 1 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3/2 आ जाएगा, ऐसे यहाँ पे भी 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताने की जरूरत नहीं, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना ही करना है, तो कितना हो जाएगा 2 1 2 माइनस 1, x की पावर 1/2 अगेन आ जाएगा, और यहाँ पर भी 1/2। c आपको कांस्टेंट है जो कि साथ साथ यहाँ चल ही रहा है, तो x की पावर 3/2, और यहाँ पे 3/2 कन्वर्ट होगा तो 2/3 हो जाएगा, ठीक, एज इट इज कन्वर्ट होकर, बिकॉज ये c का फैक्टर है। तो जब कभी भी 3 फैक्टर होते हैं तो तीसरा फैक्टर ऊपर जाता है, नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ऐसे यहाँ पर 2/1 मीन्स 2 हो जाएगा, और x की पावर 1/2 प्लस c। हियर इज योर आंसर, प्लीज राइट इट एंड नोट इट डाउन। टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में मैं कुछ वैल्यूज गिवन है, जैसे डी बाई डी एक्स एफ एक्स की वैल्यू में 4x³ माइनस 3 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 दिया गया है, और यहाँ पर दिया गया है कि अगर आपको f2 की वैल्यू 0 दी गई हो, फंक्शन में वेरिएबल x के प्लेस पे 2 हमें रखना है, ठीक है। पहले हमें फंक्शन का इंटीग्रेशन डिफाइन करना है, देन हमें क्या करना है, जो आंसर आएगा उसी में x के प्लेस पे 2 को हमें पुटअप करना है, तो हमारी वैल्यू क्या होगी, वही fx हमें डिफाइन करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सपोज करते हैं, डी बाई डी एक्स दिया गया है, एज इट इज राइट करेंगे, डी बाई डी एक्स फंक्शन ऑफ fx इक्वल्स टू 4x³ माइनस 3 अपॉन x टू दी पावर 4,
यहाँ पर क्वेश्चन है f2 की वैल्यू आपको 0 दे दी गई है, तो यहाँ पे करेंगे इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करेंगे dx का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, बचेगा क्या आपका d इंटू एफ एक्स इक्वल्स टू 4x क्यूब dx और -3/x⁴ dx। क्लियर। अब हम करेंगे क्या, यहाँ जब इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग इनटू बोथ साइड, इनटू बोथ साइड्स, दोनों तरफ जैसे इंटीग्रेशन होगा। यहाँ पर कुछ इस तरीके से अगर कोई आपको फैक्टर दिया गया हो तो आप इसे इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे नहीं, केवल ये बताना चाहते हैं कि जैसे भी इसको राइट करेंगे तो जब डबल आता है तो आपका ये वाला डी कैंसिल हो जाता है, मीन्स ये खत्म हो जाता है, तो आपका बचता है केवल और केवल एक्स, ठीक है। जब डबल आएगा तो आपका केवल और केवल ही एक्स बचेगा, तो यहाँ से हम इसको हटाएंगे तो आपका क्या बचेगा, केवल और केवल एफ एक्स बचेगा, ठीक है। कैसे, मैंने बताया था आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन में, जब मैंने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में बात बताई थी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये चीज़ बताई थी, क्लियर। वही चीज़ यहाँ पे है, डबल इंटीग्रेशन यहाँ पे अगर होगा मीन्स उसका 2 बार होगा तो क्या हो जाएगा, वो वहाँ से रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे भाई इंटीग्रेटिंग 4 आपका कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, वेरिएबल फैक्टर हम सेलेक्ट करते हैं, कांस्टेंट को बाहर करते हैं, 3 यहाँ पे कांस्टेंट है तो 3 बाहर होगा, 1/x⁴ बचेगा dx। चलिए इंटीग्रेशन करिए इसका, तो x क्यूब का क्या हो जाएगा, x की पावर n के फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, x की पावर n+1/n+1। ऐसे ही यहाँ पर करेंगे, इसका क्या हो जाएगा, x की पावर 4 है, ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से, x की पावर -4 dx। तो इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर -4+1/-4+1। और जैसे ही इंटीग्रेशन आपका खत्म होता है, कांस्टेंट वैल्यू आपके साथ यहाँ पे आ जाती है, तो fx की जो वैल्यू होगी हमें मिलेगी 4, x की पावर 3+1 4 हो जाएगा, नीचे यहाँ पे भी 3+1 4 हो जाएगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा, बिकॉज -4+1 है, यहाँ -3 हो जाएगा, -3 से -3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, कांस्टेंट वैल्यू साथ में है, तो हमारी एफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो आएगी x की पावर 4 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया है, और x की पावर -3 है और प्लस c है, ठीक। ये हमारा आंसर है किसके लिए, एफ एक्स के लिए। तो कह रहा है f2 की वैल्यू अगर 0 हो तो यहीं पर x के प्लेस पे हम 2 को पुटअप करेंगे, ठीक है। तो 2 को पुटअप करेंगे तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या होगी, f2 इक्वल्स टू, यहाँ पे हम 2 को प्लेस करेंगे तो यहाँ पे x के प्लेस पे 2 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी x की पावर -3 है, इसको हम ऐसे 1 अपॉन करके लिख सकते हैं, 1/x की पावर, ठीक है। तो 1/x की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव है तो ये नीचे जाएगा, 1 में हो जाएगा, तो 1 में क्या हो जाता है, पावर की साइन चेंज हो जाती है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस हो जाता है, ठीक। यहाँ पर आपका क्या है, ये 4 है, ये 3 है, एलसीएम होगा तो 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, अभी सीधा हम उसको ओपन नहीं करेंगे, तो 4 और यहाँ पर है आपका ये, तो 4 और इंटू क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, +1/2 की पावर 3 है ही, तो 2 की पावर 4 और मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 है, कितना 4 + 3 7 हो जाएगा, 2 की पावर 7 +1/2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8 होता है, ठीक। 2 की पावर 7 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 की पावर 7 आपका क्या होगा, 28 हो जाएगा, ठीक। क्लियर। यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, +c आपका कांस्टेंट चल रहा है इसके साथ साथ, ठीक। तो बचेगा क्या आपका यहाँ पे 129, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है 2 की पावर 7 की 128 होती है, +1 ऐड हो जाएगा 129 आ जाएगा, +8 +c, और f2 की वैल्यू हमें दे दी गई है 0 के इक्वल, तो ये 0, यहाँ पे भी 0, तो c क्या हो जाएगा, c यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा, तो c की वैल्यू हो जाएगी -129/8। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, -129/8। जो भी ऑप्शन आपका हो क्लियरली उस पर टिक कर लीजिए, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 में भी जो ऑप्शन आपका आया था, जो आंसर आपका था, उस पर आपको टिक कर लेना चाहिए। Because I have no book, ठीक है, clearly this is your finally answer, and write it and note it down and take the next exercise of 7.2. So